पे जो बैठे हुए हैं, वेदांती गुप्ता मीट फर्स्ट रैंक स्टेनोग्राफर झारखंड। उससे पहले भी उसके पहले भी स्टेनोग्राफर में हुआ था। अभी तो इसका रैंक भी बढ़ गया है। अभी मतलब वेरी हैप्पी। प्रेजेंटेशन के प्रोग्राम के दिन आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, कारण क्या है जान ही रहे, गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही थी किसी भी तरीके से। और आज आप सारे लोग मुलाकात करेंगे वेदांती से। और इस क्लास में कितने लोग हैं जो स्पेशली स्टेनो के लिए देख रहे हैं, स्पेशली स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं? एक दो, हाथ उठाया जाता है बेटा, ऐसा हाथ उठाना होता है। 1 2 3 4 लोग स्पेशली स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं जो स्टेनो करना। देखो स्टेनो का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो या सीपीएसआई का पेपर, सारे पेपर सब सेम होते हैं, कोई भी पेपर में कोई डिफरेंस होता नहीं। जैसे स्टेनो का पेपर होता है वैसे सीजीएल का पेपर होता है, वैसे सीएचएसएल का पेपर होता है। फाइनली दोनों गवर्नमेंट जॉब इस समय तो डायरेक्ट आज तुम लोग पास पूरा फ्री हैंड है। आप अपनी स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं, अपने तरीके पूछ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से क्या अप्रोच रहा है। आज हम लोग वेदांती से बात करेंगे। वेरी नाइस स्टूडेंट ऑफ सिलेक्शन अटेम्प्ट फाइनली सी प्रूव। ठीक, आइए वेदांती से बात करते हैं। वेदांती माइक। Hello. Hello everyone, I am Vedanti Gupta and I am personal assistant to Honorable Acting Chief Justice in Jharkhand High Court, and I am very thankful to Hemant sir and all the selection other team for guiding me and motivating me throughout. I have been here for 2 years and in these 2 years I have learned a lot from this institution. Further, I would like to say that the 2 things that kept me motivated was the consistency, and second one was the smart work I did, I think. Because consistency in the sense, because some days when I didn't wanted to come coaching, like when I did not wanted to take classes, then also I was like, no, I should go to the coaching and take the class, because I think being regular is the plus point. When you are in the class, you are like you get knowledge some way or the other, you acquire something. So it's very necessary to come regularly in a class, I think so. वेदांती, अगर मैं वेदांती के बैच की बात करूँ तो मुझे मैं इंटरव्यू की क्लास ले रहा था तो कोई स्टेनो का, और उसके इंटरव्यू के बैच में आई थिंक 7 बच्चे 8 बच्चे ऐसे थे। 7 कैंडिडेट में एक बच्ची थी, मेरे क्या नाम तो मैं मिस कर रहा हूँ, सब के सब स्टेनो के थे। 7 में से मेरे ख्याल से 3-4 सेलेक्ट हुए। एक तनिषा या तनिष्का ऐसा कुछ नाम था, एक और बच्ची थी, 2-3-4 बच्चों का जो 5-6 बच्चों का ग्रुप था, और उसमें से एक बच्चा और सिलेक्ट हुआ था। एक बच्चा और था तुम्हारे साथ, उसका क्या नाम था, हुआ था कि तो स्टेनो के जितने बच्चे थे लगभग अराउंड 7 में से, आउट ऑफ 7 में से लगभग 4-5 लोगों को फाइनल सिलेक्शन हुआ। 4-5 लोगों को फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, जितने लोग आप तैयारी करें, देखो स्टेनो से ही मतलब नहीं है एसएससी का कोई भी पेपर हो या स्टेनो का कोई पेपर या भारत का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था, सबका लेवल सेम, सब सेम। आप सीजीएल दे रहे हैं सेम है, सीएचएसएल दे रहे हैं सेम है, एमटीएस दे रहे हैं सेम है, सीपीएसआई दे रहे हैं सेम है, वेरियस एग्जाम दे रहे हैं सेम है, पीटी दे रहे हैं सेम है, सब सेम होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है, 1 इंच का अंतर नहीं होता। जैसे ट्विंस होता है ना, ट्विंस में जितनी सिमिलैरिटी होती है उससे ज्यादा सिमिलैरिटी एसएससी के पेपर्स में होती है, उससे ज्यादा सिमिलैरिटी। तो एसएससी का कोई भी पेपर होता है ना, डिफरेंस नहीं होता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा 1-1.5 साल 2 साल का कंसिस्टेंसी रहता है, 1-2 साल का कंसिस्टेंसी रहता है। अगर आप 1.5 साल तक नहीं देंगे, जैसे एसएससी का कोई भी पेपर होता है वो 1.5 साल की रिक्वायरमेंट होती होती, मतलब मिनिमम अगर आप 1.5 साल 1 साल नहीं देंगे तो होता नहीं। मुझे याद है कि दिनों का बैच था करीब दोपहरिया 12:30 या 12:30 जो बैच था, तक दोपहर का बैच बहुत ही खतरनाक दोपहर, लेकिन ये सब बच्चे आए थे
और लगातार आए, फाइनली प्रूव किया they can do much better in their life and they are standing. आप मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पहला प्रमोशन होगा उसके बाद प्रमोशन होंगे और जिस तरीके से प्रमोशन होगा, कहते हैं कि जस्टिस के बगल रहने वाला भी इंसान जस्टिस से कम नहीं होगा, धीरे धीरे वो भी जस्टिस होने लगता है। कहते नहीं कि सब जैसे मोदी जी का जो पीए होगा दाहिना हाथ होगा मोदी जी, वो कहते हैं मतलब हर बात मोदी जी से थोड़ी बताई जाएगी, कुछ बात उससे भी बताई जाएगी। अच्छा वेदांती, क्या लगता है कि फाइनली कितना टाइम किसी भी बच्चे को एसएससी को निकालने में लग सकता है? I think 2 years. 2 years लग जाते हैं, मतलब कि 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या ये 1.5 साल में नहीं हो सकता अगर थोड़ा सा सीरियसनेस ज्यादा हो? बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम में तो मेरा एक्सपीरियंस ही हुआ था कि ऐसा एग्जाम हो रहा है, अच्छा ये पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चन करना है, इतने टाइम लिमिट में करना है। फर्स्ट टाइम तो देखा, तो सेकंड टाइम में जब पता चल गया चीजें तो फिर हो गया। फाइनली अच्छा, इज देयर एनीबॉडी हैज एनी ऑफ द क्वेश्चन? आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, मैं ना पूछूं आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन? एनी अदर कैंडिडेट? यस। फैमिली का प्रॉब्लम, क्या लगता है तुमको फैमिली की प्रॉब्लम आई थी? प्रॉब्लम नहीं आती सर, थोड़ा प्रेशर रहता है ना कि आपको जॉब लेनी है ऐसा करके, तो उस चीज के लिए तो यही है कि आप अवॉइड करिए और रोज कोचिंग खा गए। देखिए बेटा, फैमिली का प्रॉब्लम है ना, पढ़ाई आपने कंटिन्यू रखी, क्या क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई, उस हिसाब से आपने फॉलो किया तो। अच्छा ठीक, मतलब इनका क्वेश्चन है, स्पेशली इनका क्वेश्चन है कि एक दिन में लगभग कितने घंटा पढ़ाई हुई और क्या स्ट्रेटजी थी ना, स्ट्रेटजी प्लस टाइमिंग। अच्छा ठीक है, वेदांती लगभग एक दिन में कितना घंटे हो जाते थे? सर अगर मैं सुबह निकलती थी तो मेरा 2 घंटे का शॉर्ट हैंड का रहता था कोचिंग, हाँ। फिर 1 घंटे की मेरी टाइपिंग रहती थी, 3 घंटे ये निकल उसके गए, बाद 3 घंटे यहाँ पे रहता था, 6 घंटे ये बाकी निकल गए। अपना 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी, तो ऐसा था। अब सोचो कि नहीं, अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो तो भाई 3 घंटा ये जो पढ़ रहे हैं ये भी दिन की पढ़ाई है ना, क्योंकि स्टेनो भी तो क्लियर करना पड़ेगा, तो ये 3 घंटा हो गया और फिर ये 3 घंटा हो गया, फिर उसके बाद 2-3 घंटा जा रहा है, तो आप देखेंगे तो पूरे पूरे दिन में कितने घंटे जुड़े हुए हैं? 9 घंटे जुड़े हुए हैं ना, 9 घंटे इनको तो लग ही रहा है ना, क्योंकि ये भी तो पार्ट है ना पढ़ाई का। और आपके लिए प्लस पॉइंट तो क्या है कि ये पार्ट आपका नहीं है, तो ये 3 घंटा आप और अच्छा कर सकते हैं। स्टेनो वाले बच्चों के लिए तो और टफ है ना ये सब चीजें, भाई एक एसएससी सीजीएल वाले बच्चे के कंपैरिजन में स्टेनो वाले के लिए ज्यादा टफ है। कारण क्या है, उस बच्चे को वो तो पढ़ना ही पढ़ना है जो सीजीएल के लिए पढ़ना है, बल्कि उन्हें एडिशनल भी क्या पढ़ना है, स्टेनो पढ़ना है। और स्टेनो एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप 1-2 दिन भी छोड़ देते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, वहाँ नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ क्या होता है, स्पीड होता है, और स्पीड लाने के लिए रोज काम करना पड़ता है, रोज करो। तो ये सोचो 8-9 घंटे निकालना है, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो 7-8 घंटे करना है, ठीक है ना? यस हाँ, वन ऑफ द कैंडिडेट वाज आस्किंग द क्वेश्चन। यस हाँ, How like what was the frequency when you were playing, like when you were divided after 1 to 4? So what was the frequency for something was maths, so 1 hour, 2 hours, how many hours of serious study, after you go मींस ही आस्किंग द क्वेश्चन, सारे लोगों को सुनाई नहीं पड़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। इनका क्वेश्चन है कि जैसे जो आपकी स्ट्रेटजी फॉलो हो रही थी, तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस का। इन चारों सब्जेक्ट का आप कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाते थे, किस पे कितना समय देते थे, मैथ्स पे कितना देते थे, रीजनिंग का कितना देते थे, इंग्लिश का कितना देते थे, जीएस का कितना देते थे, या किस पे सबसे ज्यादा देते थे? ठीक है ना, यही क्वेश्चन है इनका, और इन्हीं क्वेश्चन के बारे में जवाब लेते हैं वेदांत जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं यहाँ पे क्लास करती थी तो मेरी इंग्लिश यहीं पे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, तो वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहता था, तो उसके लिए बहुत ऐसा नहीं लगता था कि अपने से कुछ जाके और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और डीपली जितना सर बता दिए उतना ही पढ़िए बहुत लगता था। बाकी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई कुछ भी 45 मिनट्स, या अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है, बोरिंग लगने लगता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते, तो तुरंत स्विच कर लो दूसरा सब्जेक्ट ताकि इंटरेस्टिंग लगे, तो ऐसे ही चल जाता था, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट लेके नहीं करती। What Suresh mentioned that you have to come busy with the class and what was the strategy? Like what filter contains the GS? जीएस तो पूरी बहुत वाइड है, उसमें फिल्टर क्या कर सकते हैं? GS उसमें कुछ filter means मतलब similar very nice questions he asking
कि जो जीएस होता है ना, जीएस के लिए एग्जैक्टली भाई जैसे तुमने कहा बहुत वास्ट है, और उधर प्रश्न आया है कि जीएस कैसे हम फिल्टर करें ताकि उस वास्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर सके। तो क्या जीएस के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी थी कि जीएस चल रहा है मतलब पूरे स्पेशल स्ट्रेटजी यही थी कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट पूरा कवर करना रहता था, क्योंकि वो अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है, हर चीज़ों का नेम याद है, किसने भी नोबेल प्राइज कब विन किया, क्या विन किया, वो पार्ट अगर आपका कंप्लीट है तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं देखता हूँ वेदांती, अभी देखो आज आप इधर खड़े हो तो यू द स्टार ऑफ स्टूडेंट एंड यू द स्टार ऑफ ऑल ओवर इंडिया। तो एक जो छोटा सा क्वेश्चन है ना, क्योंकि देखो सिलेक्ट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिलेक्ट होना हर एक इंसान का चाहत होता है, लेकिन रैंक वन लाना ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और हमारे ऑफिस की शोभा हमारे एक छोटे से क्रॉप इमेज के साथ रखी हुई है कि रैंक वन। सो वी आर वेरी प्लेस्ड, देयर आर 2 पर्सन हु गॉट द फर्स्ट रैंक। द फर्स्ट वन इज तृप्ति केसरवानी, जिसका पहला रैंक आया था एफसीआई के थ्रू, और दूसरा पहली रैंक आई है वेदांती का स्टेट ऑफ। तो इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सीजीएल का हमारा टारगेट क्या है भाई, टॉप 100 हम लोग किसी भी तरीके से टॉप 100 पे आए। और मेरे ख्याल से जो हमारे यंगस्टर बैठे हैं और जो इतने शानदार बच्चे बैठे हुए, इस बार हम लोग इस सपने को जरूर पूरा करें। जैसे ये वेदांती जो जीएस का पार्ट के बच्चे का क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है कि जीएस में अनश्योरिटी ज्यादा है कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जीएस के आए, कुछ क्वेश्चंस नहीं है, करंट अफेयर्स के आए कि नहीं आए, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे इररिलेवेंट आते हैं। तो जीएस वाले पार्ट में देखा जाए, मान लो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का है ना, 50 नंबर में क्या लगता है कि कितना नंबर तक लाया जा सकता है? आई थिंक मिनिमम 35 आ जाना चाहिए। 35 वेदांती कह रही है मिनिमम, क्योंकि ये एज ए टॉपर सोच रही है, समझ रहे ना आप लोग? ऐसा अगर इसमें 35 आ रहा है तो रीजनिंग में आपको फुल करना है, इंग्लिश में आपको फुल करना है, तब भी आप मेरिट में तब मेरिट में। क्योंकि मैं दो चीजें बोलता हूँ, देखो एक होता है सिलेक्शन लेना और एक होता है रैंक लाना। रैंक में और सिलेक्शन में अंतर होता है। जो सिलेक्शन होता है वो आप पढ़ते, आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, वो आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब रैंक लाना है तो भाई वहां छोड़ नहीं सकते, वहां बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं एक ही बार चिल्ला के कहता हूँ भाई 50 में अगर 49 भी तुम्हारा इंग्लिश में हुआ तो फिर तुम बाहर जाओ, क्योंकि 2-2 नंबर की 3-3 नंबर की 4-4 नंबर की लड़ाई है। 2 नंबर आप नीचे है, 20,000 लोगों से नीचे आ जाएंगे, केवल 2 नंबर की लड़ाई होती है। फिर उसके बाद दूसरा मैं सब्जेक्ट बोलता हूँ, देखिए 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 50 में 50 का होना ही नहीं चाहिए, आपके 50 में 50 नंबर आना ही चाहिए, चाहे तो हो जाए। तो 50 नंबर अगर इसमें लाना है तो ये इसके लिए प्रैक्टिस तो रोज करना ही करना पड़ेगा। अब रही बात जीएस की, तो वेदांती का रहना 35 नंबर, चलो ठीक है, हम लोग अगर 25 नंबर भी जाएंगे तो भी हम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ अच्छा कर पाएंगे, सिर्फ हम सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हमारे रैंक के बारे में लोग बात करें 315, 210, 222, 100, 99, 65342 की बात करें, तो उसके लिए फिर तो आपको इसमें भी 40 प्लस मारना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जैसे अभी एक आध पेपर में देखा गया कि इतनी अनश्योरिटी आ गई थी जीएस के पेपर में कि करंट अफेयर्स भाई रेलेवेंसी अगर पूछा जाए तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल पुराना जीएस पूछ लिया गया। तो 3-3 साल पहले का करंट अफेयर कोई इंसान याद भी नहीं करता है, और कोई अगर याद भी कराना चाहे तो भी सामने वाला नहीं याद करेगा कि यार करंट अफेयर तो 6-8 महीने का आता है। तो कुछ होता है जीएस वाले पेपर में ना, थोड़ा सा नसीब भी होता है कि क्या आया क्या नहीं है। जैसे आप लोग पॉलिटी पढ़ के गए, हिस्ट्री पढ़ के गए, ज्योग्राफी पढ़ के गए, सारा पढ़ के गए, सारा फंस गया, और कभी कभी वो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री से पूछा ही नहीं, तो फिर आपका वो थोड़ा सा नसीब का खेला होता है। कभी कभी ऐसा पेपर बना है, हमेशा ऐसा पेपर नहीं बना। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी एल्स? यस, सुशांत सिंह, ओके। सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें? मैथ्स पढ़ते हैं इंग्लिश छूट जाती है, इंग्लिश पढ़ते हैं जीएस छूट जाती है, कोई सब्जेक्ट छूट जाती है, वही देवदास वाली मूवी है, डिमोरलाइज हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? अभी 2 महीना हो गया, क्वेश्चन सुन लिया है, अभी 2 ही महीने हो गए इसको तैयारी की, और कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश में दूसरा वाला छूट गया। ठीक, इसका यही सलूशन है कि आप रेगुलर क्लास करिए, और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसको घर पे जाके रिवाइज करिए। उसका यही सलूशन है कि कुछ भी ना छूटे। बट अगर आप क्लास मिस कर दे रहे हैं उसके बाद आपका छूटेगा ही छूटेगा। हाँ।
बोला कि रिवीजन में यही होता है ना कि जैसे तुम बैठे अब मैथ को स्टार्ट किया, स्पेशली मैथ्स को, हाँ मैथ्स को स्टार्ट किया, 3 घंटा मैथ्स ही लगाते रह गए, अब चौथे घंटे की हिम्मत बची नहीं कि अब यार बहुत ज्यादा हो गया, 3 घंटा हो गया तो फिर रिवीजन नहीं। तो ये कारण क्या है, ड्यूरेशन तुम्हारा अभी 3 ही घंटा इसमें लगा पा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी पोटेंसी नहीं है। इस बात की सर अगर आप 20 घंटे की मैथ्स क्लास कर रहे हैं तो घर में 1.5 घंटा ही लगाइए, बहुत है। स्मार्ट स्टडी बोल रही हूँ मैं इसीलिए। उस पर अगर हम एकदम बुक लेंगे, एकदम रट डालेंगे, उसी में छूट जाएंगे करते ही करते, तो वो कोई मतलब नहीं। और सब्जेक्ट तुम्हारे हेल्पर होंगे उसको। आपको स्मार्ट स्टडी करना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना बहुत रेलेवेंट है। अच्छा पहला आपका काम क्या होता है, जैसे 2 साल मैंने बोला, विराटी ने भी पहला क्वेश्चन बोला कि सब 2 साल, तो 1 साल तो सिलेबस लगता है पूरा होने में, समझ आया? 1 साल क्या लगता है, और दूसरे साल हम लोग तैयारी करते हैं, तो 1 साल जो सिलेबस है ना, तो पहला तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि जितने तुम्हारे क्लास नोट्स हुए पहले उस पर पूरा कमांड होना चाहिए कि वो तुम पूरा का पूरा क्या कर लो, वो पूरा कवर कर लो, वो नहीं छूटना चाहिए। अब जैसे क्या है कि डिसकंटिन्यूटी करोगे तो वो छूट जाएगा, वो नहीं छूटना चाहिए, वो एकदम से कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो तुम्हारा पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। फिर उसके बाद एडिशनल समय बचता है तो फिर करो। जैसे बहुत सारे बच्चे 1-2 महीने तैयारी की फिर टेस्ट देने लगे, अभी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा सिलेबस को क्या करिए अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट करिए, 50-60% आप सीख जाइए, फिर थोड़ा सा अपनी पोटेंसी को बढ़ाइए, सब पोटेंसी। कमजोर है जो सब्जेक्ट उसको देखो, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, मैथ्स, रीजनिंग कमजोर है, मैथ्स ज्यादा कमजोर है, अभी 2 महीना हुआ ना बेटा, बाकी तो 2 महीना हुआ है, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको पूछ सकते हैं, वो आपको तुरंत क्लैरिटी दे देंगे, वो फिर से आपको वही क्वेश्चन बता देंगे। हम भी ऐसे ही करते थे, हमें नहीं समझ आता था, सब प्लीज फिर से बता दो। अभी आपको 2 महीने में ना तुम क्लियर नहीं कर पाओगे क्या तुम्हारा कमजोर है क्या तुम्हारा स्ट्रांग है, अभी थोड़ा सा समय को गुजरने। हाँ अभी धीरे-धीरे समय के हिसाब से सब चीजें होंगी, परिपक्वता आएगी तो समय के हिसाब से। अभी 2 महीने हुआ ना, तो तुम सारी चीजें को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से थोड़ा करना है, अभी 2 महीने की कोशिश करो, बाकी सब कोई रेलेवेंट दिक्कत नहीं। यस हाँ, क्या नाम आपका? वैशाली सालू, यस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा सी आस्किंग द क्वेश्चन की जब आप तैयारी कर रही थी तो तैयारी करने के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी थी, ना ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने 30 क्वेश्चंस भी लगाए तो उसमें से 2 कम से कम रिपीट कर सकते हैं। तो जब भी आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी पूरी 1 साल की प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा सकती हैं और वो हेल्पफुल होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सेम रहता है बट उसका पैटर्न चेंज करके वही क्वेश्चन आ जाता है, कभी-कभी आंसर को क्वेश्चन में करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा भी हो सकता है बहुत चीज़। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे मेन पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मैंडेटरी, इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चंस करना बहुत ही मैंडेटरी नहीं, बहुत ज्यादा मैंडेटरी। यस एनीबॉडी एल्स? यस आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मुझे आई नहीं रहा है ये क्वेश्चन, फिर मार्क्स नहीं आएंगे। आप एक टॉपिक कवर कर लीजिए और उसमें जैसे होता है बुक के पीछे उस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, आप उसको लगा लीजिए, ऐसे आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर आप पूरा क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, आपको आते नहीं आएंगे तो आपका ही मोटिवेशन होगा। क्वेश्चन का समझ लीजिएगा, जवाब बड़ा शानदार दिया है। क्वेश्चन क्या था इस बच्चे का कि क्या तैयारी करने के दौरान प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें, तो क्वेश्चन ये था कि हम पूरे पेपर को क्या स्टार्ट करें, तो जवाब क्या है कि हम स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन आपने पूरा तो पढ़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप 10-5 कर पाएंगे और 10-15-20, तो 10-5 करने की उतनी खुशी नहीं रहेगी जितना 15 छूटने का दम रहेगा, तो उससे आपका डिमोरलाइज होना शुरू होगा। जब तक आप पढ़े नहीं होंगे तब तक शायद पूरे कंप्लीट पेपर को नहीं कर सकते। हाँ एक और इसका सॉल्यूशन निकला क्या, टॉपिक वाइज तुम कर सकते हो, और मार्केट में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो टॉपिक वाइज है, जैसे जो सर ने पढ़ाया, जो भी सर ने पढ़ाया उस टॉपिक की किताबें लेके सर लोगों से पूछ दोगे टॉपिक के बारे में बता देंगे कौन कौन सी किताबें, उस टॉपिक की किताब को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इससे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये बेहतर तरीका, बढ़िया तरीका। और कोई
स्टेनो में इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, कितना अच्छा खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो और आप कोई भी आंसर को कर रहे हो। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वेदांती इंटरव्यू में? तो मुझसे तो काफी बेसिक पूछा गया था जैसे कि मतलब आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई की, आपकी स्पीड क्या है, आपका इंग्लिश में क्या इंटरेस्ट है, कोई भी लाइक पोएट का नाम बता दीजिए, आपका फेवरेट पोएट क्या है। उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ का क्वेश्चन पूछने लगे कि हमारे यहाँ कितने कोर्स हैं, आपको क्या लगता है, फिर क्या इलाहाबाद का सबसे अच्छा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में पूछने लगे। क्या आप लोगों ने इंटरव्यू में जितनी बातें की हैं लगभग वही? सब वो डिपेंड, मतलब यही रहता है कि आपको बस कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। इंटरव्यू में कोई इतना ज़्यादा आपसे नहीं कोई प्रेशर कर देगा कि आपने जो एग्जाम दे के आया वही क्वेश्चन नहीं को रिपीट करना है। वो आपको बस देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कि आप इस पोजीशन के लायक हो या नहीं, आप बोलने में अच्छे हो कि नहीं। And many of the Panthers, yes. हाँ। किसके को सुनाई नहीं पड़ा? ग्रामर के क्वेश्चंस क्या? नॉन ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यस। नॉन ग्रामर में जैसे ग्रामर और नॉन ग्रामर का देखोगे पार्टिसिपेशन तो नॉन ग्रामर ज्यादा आता है और ग्रामर कम। लेकिन जो नॉन ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं ना कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके उनके कहां से होते हैं? ग्रामर से होते हैं। और नॉन ग्रामर में वोकैबुलरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी यस उसको कैसे मैनेज किया जाए? आपको सर से मिला होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये सब की लिस्ट मिली होगी। पहले आप उसको तो अच्छे से कवर करिए। हमने बहुत कवर किया, बहुत एग्जाम दिए यहाँ पे आके, टेस्ट पे टेस्ट, वो सारे सब्जेक्ट को आज इनका टेस्ट भी था। वो सब बहुत जरूरी है। कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत आते हैं। आज ये सब टेंशन में थे, लेकिन तुम आगे टेंशन नहीं करेगी। मैं दिन का टेस्ट था, अब कुछ को पता नहीं था टेस्ट है, वो अपने आप को धन्यवाद मना रहे हो। अरे राम राम, हमको बचा लिया, नहीं तो हमारा चरित्र हो जाता। सबसे पहले बेटा तुम्हें वोकैब पूरी क्या होनी चाहिए? याद। वो ऐसा रटना है ना कि मतलब उसमें कोई भी कुछ पूछे तो फिर वो जुबान पे होना चाहिए। अगर हाँ प्रोनाउंसिएशन क्या ही करोगे? प्रोनाउंसिएशन के प्रोनाउंसिएशन सर है तो इंग्लिश बोलते हैं, रोज सर को सुना करो। वो कह रहा करोगे क्या? तो कौन किससे बोलना है? किसी पार्टी बोलना है क्या? छोड़ दो पार्टी। प्रोनाउंसिएशन का काम क्या है? ऐसी दिखती है यही होती है, जैसी दिखती है वैसी होती है। जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। अभी तुमको वो सारे देखो जितने वर्ड तुम्हारी शीट में है वो डेली यूज के वर्ड नहीं है, तो जिंदगी में तो आप वो वर्ड यूज ही नहीं करने वाले हो। हम कह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए अब बहुत सारे मार्केट में है, चैट जीपीटी है, ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर है, आप वहां से आप वोकल देख सकते हो कि क्या उसकी पब्लिकेशन होती है, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन उसमें टाइम वेस्ट क्यों करोगे? तुम जैसे भी उसको याद कर सकते हो वैसे याद करो, क्योंकि तुम्हारे पेपर में वो वर्ड दिखेगा ना, उसका प्रोनाउंसिएशन तो दिखेगा नहीं। तो तुम्हारा मेन प्रायोरिटी क्या है? अपने आप को इधर उधर डेविएट नहीं करना है, पहले तो वो वर्ड याद हो जाए। हमारा वो वर्ड हमारा याद हो जाए तो प्रोनाउंसिएशन से क्या ही मतलब है? हुआ तो हुआ, क्योंकि वो सब वर्ड तुम्हें बोलना थोड़ी ना, कभी नहीं बोलने का मौका मिलेगा। ग्रामर का क्वेश्चन पहचानने में दिक्कत होती है, उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। और सर जब एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो सब उसके बाद क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वही तो प्रैक्टिस है आपके लिए। उस समय क्लियर हो जाता है, फिर आपको घर जाके पढ़ना भी पड़ेगा ना वही चीज। एक बार में थोड़ी ना आपको याद हो जाएगा। वो बात सही है। जैसे बच्चे का बड़ा इधर सुनिएगा, रेलेवेंसी देखिए क्वेश्चन का। जैसे इनका क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने नाउन पढ़ा, अभी नाउन के क्वेश्चन जब मैं कराया तो तुम्हारे दिमाग में यही रहता है कि नाउन ही होगा, प्रोनाउन कराया तो प्रोनाउन ही होगा, वर्ब कराया तो वर्ब ही होगा। तो इसका सीधा जो सबूत है कि जब मैं प्रैक्टिस क्लास देता हूँ, इसीलिए तुम लोगों को बोलता हूँ प्रैक्टिस क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जब तक हम पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में हिट नहीं होगा। उसको अगर तुम्हें हिट कराना है तो तुम्हें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो चैप्टर वाइज से तो भूल जाओ, वो तुम्हें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी। और यस स्टेनो वालों क्वेश्चन कोई सोच रहे होंगे क्या ही उधर है। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं है?
You are very feeling proud, inspired by this lady. क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि अगला साल मुझे मौका मिलेगा ये माइक तुम्हारे गले में लगाने का? पक्का? प्रॉमिस? शी इज वेरी नाइस लेडी और मुझे लगता है कि 100% शी विल रॉक। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आज तीन पीढ़ी को पढ़ा पाया, इससे बड़ी सिस्टर को भी पढ़ाया हूँ। नाउ शी इज मैरिड और नाउ जो है वेदांती एंड नाउ दिस। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि शी इज आल्सो प्लेस, शी इज आल्सो देयर वेरी नाइस लेदरली लाइफ एंजॉय कर रही है। एंड अभी तुम्हारी बारी है, नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि तुम आओगी। पक्का? प्रॉमिस? चलिए वेदांती, इन बच्चों को एक छोटा सा मैसेज। सर मैंने स्टार्टिंग में जैसे ही कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे नहीं जाएंगे, क्लास नहीं करेंगे तो क्या हो गया, भले जिस दिन भी आपका मन ना हो क्लास अटेंड करने का, उस दिन भी आके आप क्लास में एक बार जरूर अरे बैठिए। इधर मन होने की बात नहीं आती। आपको नहीं पढ़ने का उस दिन भी, लेकिन आप एक बार क्लास में आके बैठिए। वो इन्वायरमेंट एक ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में चीजें चली ही जाएंगी और वो कभी ना कभी काम आती हैं। स्कूल लाइफ में भी मेरे साथ यही हुआ था। हम रेगुलर क्लास करते थे, एग्जाम के जिस दिन एग्जाम देना रहता था उस दिन अचानक से क्लिक करता था, अरे सर ने ये चीज़ बताई थी। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ऐसा, मतलब रेगुलर क्लास बहुत ज़रूरी है। और पूरा एक बुक पढ़ने से, एक पेज पढ़ने से उतना कोई मतलब नहीं है कि एकदम 10-10 घंटे पढ़ते रहो, बुक पढ़ते रहो। स्मार्ट स्टडी बहुत मैटर करती है। कोई भी एग्जाम होता है कहीं भी तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि जनरल मतलब जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है सब्जेक्ट आएगा तो ये चैप्टर्स आएंगे, इंग्लिश आएगा ये चैप्टर्स आएंगे, उसमें क्लियरली टॉपिक्स लिखे रहते हैं। तो जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से एकदम कंप्लीटली पढ़िए। आप कोई और टॉपिक पढ़ के चले गए, पता चला उस एग्जाम में वो सब्जेक्ट में वो आया ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? हाँ, यस ना? क्वेश्चन इनका सुन लीजिए। इनका क्वेश्चन है कि वोकैबुलरी को लंबे समय तक हम किस तरीके से अपने दिमाग में बैठा पाए। यस। आपको जब सर के साइड से शीट मिली होगी तो आप उसको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आप उसको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। आपको याद नहीं करना है कि उसको रटना है। उसमें हिंदी भी लिखी रहती है, उसकी मीनिंग भी लिखी रहती है, तो आपको समझना है और उसको हर दिन रिवाइज करना है। वो ज़्यादा मिनट का काम नहीं, वो आप हर दिन रिवाइज कर सकते हैं। 3-4 पेज की शीट होती है, उसको आप रोज रिवाइज करिए, वो आपको खुद ही लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। हाँ, कोई क्वेश्चन है? यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छे बच्चे हैं। एग्जाम आने वाला है हम लोग का CHSL, तो थोड़ा सा टाइम बचा है, तो इसमें सिर्फ मॉक में की जो पीछे की चीजें हैं उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार थोड़ा बोल देता हूँ, फिर वेदांती से जवाब देता हूँ। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है कि CHSL का एग्जाम आ रहा है, हमारे पास दो चीजें हैं कि हम CHSL का मॉक दें कि पहले हम पुरानी चीजों को रिवाइज करना। ठीक, पहले आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करिए, बिकॉज अगर आपने मॉक देना स्टार्ट कर दिया और आपको आ ही नहीं रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। पहले रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप मॉक लगा सकते हैं। और जैसे रीजन हो गया है, हाँ। तो सिर्फ मतलब मॉक कितना टाइम पे मॉक में? मॉक में जो भी आपका 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो आप टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए और उसको 2 घंटे में कंप्लीट करिए। और उसके बाद जो आपको उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको फिर से रिवाइज करिए। ऐसे ही करते करते चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, यस। जीएस, जीएस कब समझ में आता है? पूरा दुनिया जीएस समझने की कोशिश कर रहा है। जीएस कब समझ में आता है? क्या लगता है तुमको ज्यादा समझ में आता था? नहीं सर, ज़्यादा नहीं समझ में आता था। बस यही था कि आपको उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। मेन चीज़ इंटरेस्ट का है। आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लाओगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री पहले इंटरेस्ट आना पड़ेगा, अच्छा इसमें ये होता था, फिर मिडिवल में, उसके बाद मॉडर्न में। आपको इंटरेस्ट से ही वो सारी चीज़ें होंगी। वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसको कोई एक इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन? यस, पूछ लो। हाँ, एक मिनट। शॉर्ट हैंड का क्या पीछे छोटू जो कर, आवाज नहीं आ रही, फिर से थोड़ा दे दीजिए। शॉर्ट हैंड की अच्छा, कितना स्पीड तुम्हारी है?
अच्छा ठीक है, सुन लिया आवाज? मैं भी वहीं से पढ़ी थी। हाँ तो वहाँ पे आपको होमवर्क मिलता है ना, उसको रोज करके जाया करिए, वही प्रैक्टिस है। जो होमवर्क मिलता है करने को 1600 वर्ड या जो भी, वही प्रैक्टिस है। अच्छा, मैं देखता तुम्हारी स्पीड कितनी थी डालती? मेरी 120 है सर। 120 है अभी वो आपको कभी आपकी स्पीड नहीं बताएंगे ना, वो ये बताएंगे कि आप कौन से स्पीड में बोल रहे हो, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इतने स्पीड में बोला जा रहा है, तो आपको खुद ही आप मेंटली प्रेशर में आ जाओगे कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है इतनी स्पीड में। बट वो बहुत अच्छी कोचिंग है, शॉर्ट हैंड की। हाँ, बहुत अच्छी। very nice coaching. उसके लिए मैं खुद ही स्ट्रैटेजी बना रही हूँ अभी, जब मैं उसको कर एग्जीक्यूट कर लूंगी तभी तो बताऊंगी। Very good. मतलब कि देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जवाब दूंगा। ऐसा नहीं 24 घंटे आपको एक ही काम करने की जरूरत है। अगर मेरे ख्याल से 24 घंटे आप एक ही काम करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें बेहतर ना होकर थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक ही चीज के बारे में आप सोच रहे हैं तो दिमाग आपका थोड़ा सा स्टिक हो जाएगा। तो ठीक है, आराम से 2-4 घंटा 5 घंटा पहुंच जाता है, बहुत ही अच्छा। ये तुम्हारा क्वेश्चन। सबसे पहले वेदांती जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, पूरे सिलेक्शन अड्डा की ओर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत अच्छे। मेरा क्वेश्चन चूँकि सबसे अलग रहता है और अलग है इस बार, क्वेश्चन सुनिएगा बच्चे का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पूछा होगा कि स्ट्रेटजी क्या है, ये सभी जगह पूछा जाता है, लेकिन मेन लड़ाई इस पर्दे के पीछे चल रही है और वो लड़ाई है निगेटिविटी से। जैसे मन जब क्रश किया जाता है उस दौरान आप पढ़ नहीं सकते, आपके अंदर अगर बहुत उथल-पुथल चल रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। ऐसी कंडीशन में आपके सामने भी बहुत बार ऐसी कंडीशन आई होगी जब आपने देखा होगा कि आप पूरी तरह से निगेटिविटी के शिकार हो गई होगी, या फिर ऐसा लगा होगा कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं, या फिर कई बार फैमिली प्रेशर होता है या और भी अलग तरीके का प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में कैसे आपने देखा कि हमें अब खुद को बनाए रखना है और खुद को कंसिस्टेंस बनाए रखना है, क्योंकि आपने कई बार अभी जिक्र किया कि कंसिस्टेंट रहना है, तो कैसे इस कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार बच्चे का, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस यार बहुत शानदार। आई एम क्लैपिंग फॉर यू, वेरी नाइस। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे लोग स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं, लेकिन एक हीरो पर्दे के पीछे भी बैठा होता है ना। सारे लोगों ने पूछ लिया, अभी हमारा क्वेश्चन है और मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि तैयारी करने के दौरान बहुत सारे लोग होते हैं जो नकारात्मक चीजों का शिकार हो जाते हैं, नकारात्मक वाइब्स उनके लाइफ में आ जाती है और बहुत वो परेशान हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में फैमिली भी हो सकता है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने लगती है, थोड़ा सा पुट डाउन करने लगती है, थोड़ा सा आपको क्रिटिसाइज करने लगती है। ऐसी सारी परिस्थितियों को झेल के कैसे उस समय अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेकर आना होगा, क्या लगता है? ये तो सारे बच्चों का जेन्युइन क्वेश्चन है यार। बिल्कुल नकारात्मक तो आना, हावी होना भी तो सत्य बात है। बिना नकारात्मकता वो इंसान बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक समय के बाद नेगेटिविटी आती है। अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस है तो 100% है। ये फेज हमारे लाइफ में भी गुजरा है। नेगेटिविटी बिल्कुल आई है। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा लो फील की हूँ कि अरे मतलब जब भी फर्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बहुत कम मार्जिन से रह गया, 3 नंबर से फाइनल में नहीं आया मेरिट पे, तो बहुत ही ज़्यादा लो फील हो जाते हैं उस टाइम पे। फिर लगता है कि हमारे साथ के लोगों का हो जा रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। बट ये कि मेरी फैमिली हमेशा से बहुत ही सपोर्टिव रही है पढ़ाई को लेकर, तो वो कभी भी ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुआ मेरे साथ कि पढ़ाई नहीं हो रही है जो भी। तो फैमिली सपोर्ट बहुत था। और पढ़ाई पे यही हुआ, जब भी नेगेटिविटी आई है तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता था कि रो रहे हैं, अपने ही परेशान होके बैठे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, अपसेट होके बैठे हैं। उसके बाद ऐसा फील होता था कि मैं ही नहीं करूँगी तो फिर और कौन करेगा, मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही करना है, कोई भी उसमें मुझे ही एग्जाम देना है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई मुझे ही करनी पड़ेगी और कोई नहीं करने आएगा मेरी जगह पे। देख बेटा, वो आपको करना ही पड़ेगा। इन कंक्लूजन करना
सपोर्टर हैं, जितने साथ वाले, वो आपको शायद एक रास्ता बता देंगे बाहर निकलने का, शायद आपको मोटिवेट कर देंगे, शायद कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन इन कंक्लूजन हम ही है, हम ही करना पड़ेगा। तो एक शायरी मुझे याद आ रही कि थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ शायरी को, मुझे लास्ट लाइन याद है, थोड़ा सा एक लाइन कि ये हमारे पाँव का कांटा है साहब, खुद हम ही से निकलेगा। तो ये मतलब बड़ा, ये कहानी मैंने सुना था और मुझे लगता है कि बात सत्य है। लोग कांटे का दर्द आपको बता सकते हैं, निकालना तो आप ही को है। दुनिया का कोई इंसान आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, बस मॉरल सपोर्ट हो सकता है। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो तुम खुद हो तुम्हारी लाइफ के लिए। अगर तुम अपने जीवन को नहीं बदल सकते हो तो दुनिया का कोई इंसान तुमको नहीं बदल सकता है। तुम्हें ही खुद बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा इंसान आपको बदलने नहीं है, ठीक है ना? तो सारे लोग डर हैं? हाँ, चलिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारी दिली ख्वाहिश है कि भगवान और उनके माँ बाप का प्यार हर बच्चे को एक समय ऐसा जरूर दे जब इस पोडियम पे आके खड़े हो और हजारों के बीच में उसके लिए तालियां बजे और अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करता है। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। ऐसे आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। जीवन में आपके लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए और मुझे लगता है कि वेदांती से बड़ा आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं हो सकता। बीइंग अ गर्ल सेलेक्ट होना ही कितनी बड़ी खुशी होती है, लेकिन बीइंग अ गर्ल एक नंबर में आना बहुत बड़ी बात होती है। हमारी तरफ से वेदांती तुमको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे माँ बाप का सम्मान ऊंचा करते रहिए और इन बच्चों को भी हौसला अफजाई आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को। सारे लोग बस मेहनत करते रहो। 100% मुझे लगता है कि इनका समय आया, तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन एक समय के बाद सबका समय आएगा, ठीक है ना? चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मैं बात में देखता हूँ, ठीक है?